Hello students, welcome back to the online classes of Ambition Study Center. I hope आप लोग अपने घर पे होंगे and safe होंगे. So today is the last lecture of our topic life processes in living organisms part 2. ठीक है, इसके लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं. अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर. सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखा, उसके 3 मेथड्स थे. फिर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखा, उसके 5 मेथड्स थे. फिर हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें 2 स्टेप्स होती है, एक होता है गमेट फॉर्मेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन. उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में वी हैव सीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. हमने देखा किस तरीके से प्लांट्स में होता है डबल फर्टिलाइजेशन. वन हैप्लॉइड मेल गमेट फ्यूजेस विद द एग सेल इन एम्ब्रियो एंड द अदर फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाइज. इस तरीके से वहाँ पे ये सारी प्रोसेस हो रही है. और ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, फिर सीड में से नया प्लांट जर्मिनेट होता है. दिस ऑल वी हैव कवर्ड इन अवर प्रीवियस क्लास. एंड आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा. उसके बाद में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा. देन हमने गमेट फॉर्मेशन देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, मतलब फीमेल गमेट और मेल गमेट, ओवम और स्पर्म सेल का फ्यूजन. फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है इनका फ्यूजन बेटा, इट टेक्स प्लेस इन दी ओविडक्ट. ओविडक्ट में होता है, फिर उससे जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होंगे रिपीटेड, तो वहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म होगा. फिर ये एम्ब्रियो कहाँ पे इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो पुश फॉरवर्ड होके यूटेरस में आएगा और यूटेरस के वॉल के ऊपर में वो इम्प्लांट होता है, यानी वहाँ पे जुड़ जाता है. और वहाँ प्लेसेंटा फॉर्म होती है. प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जिसके थ्रू वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको फूड और ऑक्सीजन मदर सप्लाई करती है थ्रू दैट प्लेसेंटा, है ना. वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है. अम्बिलिकल कॉर्ड जो ऑफस्प्रिंग है वो उसके ऑफस्प्रिंग से जुड़ा हुआ होता है ना, उसका बेली बटन से जुड़ा हुआ होता है. एंड आफ्टर बर्थ वो कट किया जाता है. ओके, सो इन दिस वे 9 मंथ्स में पूरा उसका डेवलपमेंट हो जाता है. एंड आफ्टर 9 months द बेबी इज डिलीवर्ड. ओके, उसमें भी हमने देखा था ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन का वहाँ पे एक रोल था. वो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, पार्चुरेशन के टाइम पे, और उसके वजह से बेबी की डिलीवरी होती है थ्रू दी वजाइना. ओके, सो दिस वॉज अबाउट हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स. अभी हमको थोड़ा सा पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल. इसमें हमने सेक्स डिटर्मिनेशन भी पढ़ा था कि कैसे डिसाइड होगा कि वेदर द चाइल्ड विल बी अ गर्ल और अ बॉय. ये सब हमने पढ़ लिया था बेटा लास्ट लेक्चर में. अभी अगर सब लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं, तो सब लोग अपना अटेंडेंस लगा देंगे. कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस लगा दो. ओके, सो नाउ टुडे वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. menstrual cycle in females, how this menstrual cycle in females take place, वो हमको पूरा पढ़ना है आज. ओके, इसके पहले हम थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गमेट फॉर्मेशन वगैरह देख चुके थे. फीमेल के ओवरीज में होते हैं ओवम, बाय बर्थ ही होते हैं 2 to 4 मिलियन. और जब प्यूबर्टी यानी मैच्योरेशन, जो 10 to 17 ईयर्स वाला एज होता है, जब फीमेल की पूरी बॉडी अच्छे से डेवलप हो जाती है, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, तब मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस चालू होता है ना. और हर मंथ एक ओवेरी से एक ओवम रिलीज होता है जिसको हम कहते थे ओव्यूलेशन. सो हमको पूरा देखना है कि एक्चुअली में ये जो प्रोसेस होता है हर मंथ ओवम जो रिलीज होता है ओवेरी से, वो किस तरीके से होता है. दैट विल कम अंडर मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो ये कंसेप्ट बेटा बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ध्यान देकर अभी आप लोग ये कंसेप्ट को समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे. क्यों, क्योंकि बाद में जब आप ये अगर इसको आप अभी के अभी प्रिपेयर नहीं कर लेते हो, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक है, अभी के अभी प्रिपेयर कर लो. क्योंकि जब आप बाद में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, अपियर होंगे, आप टेस्ट होंगी, तब आप एकदम से पढ़ोगे, प्रिपेयर करने जाओगे और आपने बीच में पढ़ा हुआ नहीं रहेगा ये चीज़, तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा क्या कैसे हो रहा है ना. और अभी हमको पता भी नहीं है कि कब तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है और उतना फ्रीक्वेंटली हम कब क्लासेस में आ पाएंगे, कब हम क्लासरूम क्लासेस
रिज्यूम करेंगे, ये सब हमको पता नहीं है अभी। सो बेटर है कि जब आपको फ्रेश वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है तभी उसको प्रिपेयर कर लो। जब फ्रेश पढ़ाया जा रहा है, मतलब जो आज पढ़ाया जा रहा है, तब आपको कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से ध्यान में आ जाता है और तब हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे। एंड नो वरीज, अगर आपको बाद में भी आप पढ़ते हो तो और कहीं पर डाउट आता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट बेटा, कभी भी आप कॉल करके पूछ लेंगे कि मैम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए या जो आपको तकलीफ है वो डाउट बता दो तो मैं क्लियर करवा दूंगी आपका। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या करना है, जो चीज़ आज पढ़ा रहे हैं वो आज ही प्रिपेयर कर लेना है। स्पेशली दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, इफ़ आप 2-3 महीने के बाद पढ़ने को जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा, फिर आपको टेंशन और पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी, तो वो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अभी हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है घर पे, तो हमको अच्छे से समझ के आज ही प्रिपेयर कर लेना है नोट्स बना के, सो दैट आगे में हमको कहीं भी डिफिकल्टी ना आए। So let's move towards topic. Female reproductive system undergoes some changes at puberty. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है, some changes होते हैं, some changes take place in the female reproductive system at what time? At the time of प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे वो चेंजेस हो रहे हैं। प्यूबर्टी मतलब अभी मैंने बताया जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसी एज को कहा जाता है प्यूबर्टी, 10 to 17, ठीक है। तब क्या होता है, तब ऑब्वियसली फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें चेंजेस होने लगते हैं। वो जो सिस्टम है अभी वो क्या कह सकते हैं हम, किस चीज़ के लिए तैयार हो रहा है, फॉर प्रेगनेंसी। यू कैन से द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गेटिंग रेडी फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। उसी को हम कहेंगे मैच्योर हो रहा है, डेवलप हो रहा है। कब चालू होती है प्रोसेस, एट प्यूबर्टी, एंड दोज चेंजेस रिपीट एट एवरी 28 to 30 days। और ये चेंजेस हर 1 month आप कह सकते हो, 28 to 30 days में ये चेंजेस रिपीटेटिवली होते रहते हैं, यानी हर महीने ये सेम प्रोसेस बॉडी में होगी इन फीमेल बॉडी, ओके। This repetitive changes are called as menstrual cycle। इसी को कहते हैं साइकिल। Why cycle? Because continuously ये प्रोसेस हो रही है, हर मंथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज गेटिंग रेडी फॉर कंसेप्शन और प्रेगनेंसी। वो रेडी हो रहा है और हर महीने ये हो रही है रेपिटेटिवली। इसी पूरे चेंजेस को कहा जाता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी पूरे चेंजेस को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी हम देखते हैं कि हाउ दिस चेंजेस टेक प्लेस। अब सबसे पहले देखो, इट इज कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से 4 हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन FSH LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, ये दोनों हार्मोन सिक्रेट करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, 9th में भी हमने ये देखा था। उसके बाद में 3rd हार्मोन इज योर ईस्ट्रोजन। 3rd हार्मोन क्या है, ईस्ट्रोजन। ये कौन सिक्रेट करता है, ये ओवम इटसेल्फ सिक्रेट करता है, ओवम सिक्रेट करता है। एंड नेक्स्ट इज योर प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। इट इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो अभी ये चारों हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को। किस तरीके से कंट्रोल करते हैं वो अभी हमको सीखना है, लेकिन सबसे पहले अच्छे से याद कर लेंगे कौन से 4 हार्मोन्स, बोलो मेरे साथ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कौन रिलीज कर रहा है इन दोनों को, पिट्यूटरी ग्लैंड। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन को कौन रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन को डेवलपिंग फॉलिकल या ओवम ही कह लो आप, वो रिलीज करता है। उसके बाद में आ जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज द 4th हार्मोन विच इज रिलीज बाय कॉर्पस ल्यूटियम। अभी हमको इन सब के फंक्शंस अच्छे से डीप में देखने हैं। अभी सबसे पहले आता है रोल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आपके डायग्राम में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो डायग्राम देख के डरना नहीं है बेटा, बहुत सिंपल डायग्राम है। जब हम पूरी प्रोसेस समझ लेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो आपको खुद वो डायग्राम समझ में आ जाएंगे, ओके। सबसे पहले देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई है ऊपर में, वहां से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ ना। व्हाट आर फॉलिकल्स, व्हाट आर फॉलिकल्स, सबसे पहले तो आपको फॉलिकल जानना जरूरी है। अब देखो, हमको पता है कि ओवरी होती है और हमने कहा था कि ओवरी में 2 to 4 मिलियन oocyte प्रेजेंट होते हैं, जो एट प्यूबर्टी आने के बाद में हर महीने एक oocyte मैच्योर होगा और रिलीज होगा। तो यहाँ पे oocyte जो है ना वो फॉलिकल के अंदर में होते हैं।
फॉलिकल्स आर नथिंग बट अ टाइप ऑफ सेल, यू कैन से फॉलिकल क्या है, एक तरीके के सेल है, एक तरीके के सेल है, मतलब ये ओवरी है, ओवरी में ऐसे बहुत सारे 2 to 4 मिलियन फॉलिकल्स प्रेजेंट है और हर फॉलिकल के अंदर में प्रेजेंट होता है बेटा ओवम यानी एग सेल। समझ में आ रहा है? अभी ये हो गया फॉलिकल और फॉलिकल के अंदर में प्रेजेंट होता है ओवम यानी हमारा एग सेल यानी हमारा फीमेल गमेट। ठीक है, तो ये फॉलिकल कहाँ पे प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर में 2 to 4 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। और ये फॉलिकल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? ओवम प्रेजेंट होता है। सो फॉलिकल डेवलप्स अलोंग विथ oocyte इन इट, oocyte मतलब ओवम, फॉलिकल के अंदर में क्या है? oocyte है। तो ये फॉलिकल डेवलप होना चालू होता है किसके इफेक्ट में? ये फॉलिकल डेवलप होना चालू होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट में। मतलब देखो मैं यहाँ बताती हूँ, ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स हमारे ओवरी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, हर महीने एक फॉलिकल डेवलप होता है, कौन से हार्मोन के वजह से? FSH यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही रिलीज हुआ तो इतने सारे oocyte में से, इतने सारे फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल डेवलप होना चालू होगा। डेवलप हो रहा मतलब ग्रो हो रहा है, प्रॉपर ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। ओके, और ये फॉलिकल के अंदर ये क्या है? सारे फॉलिकल्स है बेटा, और ये दीज आर ऑल फॉलिकल्स जो ओवरी में प्रेजेंट है। FSH की वजह से एक ही फॉलिकल क्या होगा? हर महीने डेवलप होना चालू होगा और उसके अंदर में प्रेजेंट है हमारा oocyte। ठीक है, इसके अंदर बना देती हूँ, ये हमारा oocyte इसके अंदर में प्रेजेंट है। oocyte मतलब ओवम फीमेल गमेट प्रेजेंट है। यहाँ तक सबको क्लियर है? दिस oocyte इज प्रेजेंट इनसाइड द फॉलिकल। इतना क्लियर हो गया सबको? ये हमारा फॉलिकल, उसके अंदर में oocyte। फॉलिकल डेवलप्स अलोंग विथ oocyte इन इट। डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजन, यानी अब ये जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है, दिस डेवलपिंग फॉलिकल ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो है एस्ट्रोजन। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। FSH को किसने रिलीज किया? पिट्यूटरी ग्लैंड ने। जैसे ही FSH रिलीज हुआ एक फॉलिकल ग्रो होना चालू हुआ। वाई वन फॉलिकल? बिकॉज वी नो एवरी मंथ ओनली वन ओवम इज रिलीज। एक ओवम ही मैच्योर होता है और ऑल्टरनेटली हर एक ओवरी से एक एक ओवम रिलीज होता है। तो वैसे ही एक फॉलिकल मैच्योर होना चालू होगा, वो फॉलिकल भी ग्रो होगा और उसके अंदर में प्रेजेंट oocyte ओवम प्रेजेंट है उसके अंदर में, वो भी ग्रो होगा। फॉलिकल क्या है? फॉलिकल और टाइप ऑफ सेल है जिसके अंदर में हमारा ओवम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है यानी जो फॉलिकल ग्रो हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, वो रिलीज करता है एस्ट्रोजन। वो क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, इट सीक्रेट्स एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज ऑल्सो हार्मोन, हमने देखा है। एस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप और रीजनरेट ड्यू टू एस्ट्रोजन। अभी हमको देखना है कि इस एस्ट्रोजन का इफेक्ट क्या है। सो दिस एस्ट्रोजन की वजह से जो आपको नीचे में ऐसे दिखाया हुआ है ना, वो नथिंग बट एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम मतलब क्या? हमने कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है ना, इस तरीके से यहाँ पे ओवरीज थी और ओवरीज थी। अभी मैं रफली बना रही हूँ। ये था हमारा वजाइना, दिस वाज वजाइना, ये ओवरीज, ये ओविडक्ट, और ये जो यूटेरस था यहाँ पे, ये यूटेरस था। तो यूटेरस का जो वॉल होता है, यूटेरस का वॉल, ये यूटेरस है ना, ये यूटेरस का वॉल, यूटेरस का वॉल मसल्स का बना हुआ आता है, मसल्स का बना हुआ होता है यूटेरस का वॉल। समझ में आ रहा है? इस जो यूटेरस का वॉल है इसी को कहते हैं एंडोमेट्रियम, इसी को कहते हैं एंडोमेट्रियम। लिख के रख लो, टेक्स्ट बुक में लेके बैठे होंगे सब लोग टेक्स्ट बुक, या नहीं भी लेके बैठे होंगे तो लिख लो। एंडोमेट्रियम का मीनिंग क्या है? वॉल ऑफ यूटेरस। ठीक है, वॉल ऑफ यूटेरस, क्योंकि इसके आगे में हम एंडोमेट्रियम ये वर्ड यूज करने वाले हैं। तो क्लियर हो गया क्या है एंडोमेट्रियम? ये जो वॉल है। क्यों रोल है यहाँ पे वॉल का? वाई? बिकॉज हमने देखा था इम्प्लांटेशन होता है ना बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में वो पुश फॉरवर्ड होगा, साइगोट, फर्टिलाइजेशन हुआ, साइगोट बना, साइगोट से एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो यूटेरस में आता है और यहाँ पे इम्प्लांट होता है, जुड़ जाता है यूटेरस से। यानी कहाँ पे जुड़ रहा है? वो एंडोमेट्रियम, वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस की जो वॉल है, लाइनिंग है,
उसी को कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको एंडोमेट्रियम क्या होता है वो समझाने के लिए बताया था। एंडोमेट्रियम इज व्हाट, वॉल ऑफ यूटेरस। सो एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप और रीजनरेट। किसके वजह से हो रहा है? ईस्ट्रोजन का इफेक्ट देख रहे हो, फॉलिकल का इफेक्ट देखा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। ईस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है? डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर रखो। FSH, LH, पिट्यूटरी ग्लैंड। ईस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय, बताओ, डेवलपिंग फॉलिकल। जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हुआ उसने कौन सा हार्मोन रिलीज किया? ईस्ट्रोजन रिलीज किया। ये ईस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, जो वॉल ऑफ यूटेरस है वो ग्रो होना चालू होता है, ठीक है। वॉल ऑफ यूटेरस मतलब क्या? लेट मी सी, दिख रहा है क्या आपको? ओके, सो दिस वॉल ऑफ यूटेरस, ये क्या बेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा, चेंजेस इन यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी उसका वॉल है, यानी ये एंडोमेट्रियम का थिकनेस आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एंडोमेट्रियम का थिकनेस चेंज होता है इन हार्मोन्स की वजह से। ओके, सो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ईस्ट्रोजन की वजह से क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप। डेवलप कब होगा? जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है, यानी पहली बार मेंस्ट्रुएशन हो रहा है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो डेवलप होगी एंडोमेट्रियम की वॉल, और उसके बाद सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, उसके बाद ऑनवर्ड्स इट विल रीजनरेट। उसके बाद क्या होंगी? रीजनरेट होंगी। इतना क्लियर होना है ना? फर्स्ट टाइम डेवलप होने के बाद फिर वो ब्रेक डाउन होती है, और फिर सेकेंड मंथ में फिर से रीजनरेट होगी। कौन कर रहा है? ईस्ट्रोजन कर रहा है। एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप। इतना क्लियर हुआ? मतलब ये एंडोमेट्रियम है, ये डेवलप होना चालू हो गया। किसकी वजह से हो रहा है? ईस्ट्रोजन की वजह से। दिख रहा है ये डेवलप होना चालू हो रहा है एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट, फॉलिकल कंप्लीट्स डेवलपमेंट। इतने समय में क्या हुआ? अब ये फॉलिकल कंप्लीटली डेवलप हो गया, पूरा ग्रो हो गया। अब जब ये फॉलिकल कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, सो दिस फॉलिकल बर्स्ट, ये फॉलिकल बर्स्ट होता है, और ये फॉलिकल बर्स्ट होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। सी, फॉलिकल बर्स्ट अंडर इफेक्ट ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है। उसके इफेक्ट में फॉलिकल बर्स्ट होगा, यानी फूट जाएगा। ये फॉलिकल बर्स्ट हो गया। ओके, ये फॉलिकल बर्स्ट हो गया। तो बर्स्ट होने के बाद में क्या होगा? ये फॉलिकल से ओवम जो है, ये जो ओवम है वो बाहर में रिलीज हो जाएगा, है ना? ओवम बाहर रिलीज हो जाएगा। दिस ओवम विल बी रिलीज्ड। फॉलिकल बर्स्ट हो गया है। किसकी वजह से बर्स्ट हुआ है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से फॉलिकल बर्स्ट हुआ है। एंड oocyte इज रिलीज्ड। ओवम oocyte रिलीज हो गया यहाँ से। इसी को कहा जाता है ओव्यूलेशन। दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, यानी रिलीज ऑफ oocyte। oocyte रिलीज हो रहा है फॉलिकल में से, फॉलिकल बर्स्ट हो गया, oocyte रिलीज हो गया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से। इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन, इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। ना ओव्यूलेशन तो हो गया, इतना तो हमको पता है ना। ओव्यूलेशन हैज टेकन प्लेस, एग रिलीज हो गया है। कहाँ पे हो रहा है? ये ओवेरी में हो रहा है। और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, यानी ओवेरी में जो फॉलिकल था वो बर्स्ट होके वहाँ से ओवम रिलीज हो गया, oocyte रिलीज हो गया। तो बताओ अभी ये oocyte कहाँ पे आ जाएगा? दिस oocyte विल कम टू ओविडक्ट। ओविडक्ट में आ जाएगा। हमने देखा था ना, ये ओवेरीज, ये ओवेरीज के बाजू में ओविडक्ट है ना, इस तरीके से यूटेरस, वजाइना। तो यहाँ से ओवम, ओव्यूलेशन हुआ, ओवम रिलीज हुआ, तो ये ओविडक्ट में आ गया, सॉरी ओविडक्ट में आ गया। ओके, सो एग का तो हमको पता है क्या होने वाला है, लेकिन ये जो रिमेन्स है, यानी जो बचा कुचा फॉलिकल होता है, फॉलिकल का रेसिड्यू है, जो रिमेनिंग पार्ट है फॉलिकल का, वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम में। कौन कन्वर्ट हो रहा है? एग का पता है ना आपको, ओव्यूलेशन हो गया, एग ओविडक्ट में आ जाएगा। बचा हुआ ये जो है, ये जो ब्लू वाला क्या है? हमारा फॉलिकल है। तो ये जो रिमेन्स ऑफ फॉलिकल है वो फॉर्म करता है कॉर्पस ल्यूटियम, यानी चलो ब्लू से ही लिखते हो, आपको समझ में आएगा। ये जो है ये क्या फॉर्म कर रहा है? इट इज फॉर्मिंग कॉर्पस ल्यूटियम। क्या फॉर्म कर रहा है ये? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या है ये? ये रिमेन्स है, ये जो बचा कुचा फॉलिकल था वो उसने क्या बना लिया बेटा? उसने बना लिया, ऊपर लिख देती हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम। रिमेन्स ऑफ फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम। उसने क्या बना लिया?
ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम उसने फॉर्म कर लिया है। नाउ वी विल सी व्हाट इज द रोल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, यानी ये जो डेवलपिंग फॉलिकल था वो एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था, और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बेटा प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन को। कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ ये प्रोजेस्टेरॉन का रोल क्या है? एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स सीक्रेट देयर सीक्रेशंस अंडर इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, तो वो ग्लैंड्स जो है एस्ट्रोजन की वजह से ये जो है ये डेवलप होते जा रहा था एंडोमेट्रियम, है ना, और इसके जो ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स भी अब क्या करेगी? वो ग्लैंड्स भी अपना सीक्रेशन रिलीज करेगी। टेक्स्ट बुक में देख लेना, प्रॉपर आपको दी हुई है डायग्राम। क्लियर हो रहा है? पहले तो वो यहाँ से डेवलप होना चालू हुआ, एंडोमेट्रियम का वॉल डेवलप होना चालू हुआ एस्ट्रोजन की वजह से, डेवलप हो रहा है, फिर क्या हुआ? इसका कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही फॉर्म हुआ, ओव्यूलेशन के बाद में उसने प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना चालू किया। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट है एंडोमेट्रियम में, तो वो अपना सिक्रेशन रिलीज करती है ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। मतलब प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट क्या है? वो ग्लैंड्स से सिक्रेशन करवाता है। कौन सी ग्लैंड्स? एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। नाउ क्यों जरूरी है बेटा ये सिक्रेशन? ये सिक्रेशन क्या करता है? इट मेक्स रेडी व्हाट? इट मेक्स एंडोमेट्रियम रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। यानी जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एंडोमेट्रियम की ग्लैंड्स अपने सिक्रेशंस रिलीज करने लगी, और इसके वजह से क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम का वॉल है, जो एंडोमेट्रियम है, जो यूटेरस का वॉल है, वो अच्छे से प्रॉपर क्या कहेंगे हम? प्रॉपर डेवलप भी हो गया है, और अभी सिक्रेशंस के वजह से, ग्लैंड्स के सिक्रेशन के वजह से वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो गया है। हमने देखा ना, एम्ब्रियो आके यूटेरस पे इम्प्लांट होता है, जुड़ जाता है, तो जुड़ना है वहाँ पे उसको एंडोमेट्रियम में, तो एंडोमेट्रियम भी तो तैयार होना चाहिए। सो किसके वजह से तैयार हुआ? वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। यानी नाउ द एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब ऐसे एंडोमेट्रियम पे जो फुल्ली डेवलप्ड है, वहाँ पे क्या हो सकता है? एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो सकता है बेटा। दिख रहा है आपको यहाँ पे? अभी समझ में आ रहा है डायग्राम? अभी समझ में आ रहा है डायग्राम? नाउ व्हाट हैपेंस? अब इतना क्लियर है? यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं। सबसे पहले एफएसएच जैसे ही रिलीज हुआ पिट्यूटरी से, फॉलिकल, एक फॉलिकल डेवलप होना चालू हुआ, एक फॉलिकल डेवलप होना चालू हुआ, उसके अंदर में जो oocyte प्रेजेंट था वो भी डेवलप होना चालू हुआ। इस डेवलपिंग फॉलिकल ने एस्ट्रोजन रिलीज किया। एस्ट्रोजन का काम क्या है? एंडोमेट्रियम को डेवलप करा रहा है। वो दिख रहा है एंडोमेट्रियम, ये थिकनेस है बेटा एंडोमेट्रियम की थिकनेस है, ऐसा देखो आप, तो ये कम था, ये फिर से डेवलप होना चालू हुआ, इसकी थिकनेस बढ़ने लगी, एंडोमेट्रियम डेवलप होने लगा, ठीक है, डेवलप होने लगा। उसके बाद में वो बर्स्ट हुआ, फॉलिकल बर्स्ट हुआ, किसके इफेक्ट में? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये हो गए हमारे 3 हार्मोन्स, तीनों के फंक्शन हमने देखे। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? वॉल को डेवलप करा रहा है। पूरे मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक से अच्छे से डिटेल्ड नोट्स तैयार करने हैं, बट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। मैंने बहुत पिक्यूलियर पॉइंट से उठाए। सो ये एस्ट्रोजन की वजह से डेवलप होना चालू हुआ, फॉलिकल बर्स्ट हुआ, किसकी वजह से? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से बर्स्ट हुआ। किसने रिलीज किया ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन? ये भी लिख के रख लेना, एफएसएच, एलएच, पिट्यूटरी ग्लैंड में। जैसे ही बर्स्ट हुआ तो ओवम रिलीज हुआ, oocyte रिलीज हुआ, उसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। यहाँ इसके आगे हमको पता है ये oocyte आ जाएगा ओविडक्ट में, लेकिन ये जो रिमेन्स है, किसके? फॉलिकल का जो रिमेन है उसका क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करने लगता है? प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ये एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? ये जो एंडोमेट्रियम में कुछ ग्लैंड्स है ना, जैसे स्टमक में ग्लैंड्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होती है, वैसे ही एंडोमेट्रियम के जो ग्लैंड्स है वो अपना सिक्रेशन रिलीज करने लगेंगी। एंडोमेट्रियम की ग्लैंड आप कह सकते हो एक तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगी। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऐसे एंडोमेट्रियम को हम बोल सकते हैं कि ऐसा एंडोमेट्रियम तैयार है। किस चीज़ के लिए?
एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए। एंडोमेट्रियम जब अच्छे से तैयार होगा तभी वहाँ पे, अगर हम समझ लो ये एंडोमेट्रियम का वॉल है, तभी यहाँ पे आके ये हमारा एम्ब्रियो है तो यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है, तो ये वॉल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए, एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो तैयार होनी चाहिए। तो ये सब इन हॉर्मोन्स के जरिए हो रहा है, ठीक है। अभी ये एंडोमेट्रियम तैयार है किस चीज़ के लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। वाई? बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इतना सबको क्लियर हो गया? अब क्या हो रहा है, ऐसा इम्प्लांटेशन हो रहा है वहाँ पे एम्ब्रियो का, मतलब प्रेगनेंसी इज देयर, यू नो ना। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म से, कहाँ पे होगा? ओविडक्ट में। वहाँ से फिर आगे में वो एम्ब्रियो आके कहाँ इम्प्लांट होगा? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो होगा एंडोमेट्रियम पे, यानी प्रेगनेंसी वहाँ पे है, प्रेगनेंसी वहाँ पे है। तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा और ये ऐसे ही थिक बनी हुई रहेगी, ये वॉल थिक बनी हुई रहेगी। थिक बनी रहना जरूरी है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी है, वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, पूरा वहाँ पे बेबी फॉर्म हो रहा है एक तरीके से, तो एंडोमेट्रियम को थिक बने रहना जरूरी है, तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा। लेकिन ऐसे भी तो केस हो सकती है, देयर कैन बी वन मोर चांस इफ नो फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, यानी जो ओवम तो रिलीज हुआ, ये oocyte रिलीज हुआ, oocyte रिलीज होके ओविडक्ट तक पहुंचा, लेकिन वहाँ पे स्पर्म ही नहीं है, वहाँ पे स्पर्म ही नहीं पहुंचा है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ क्या? स्पर्म नहीं पहुंचा, मतलब फर्टिलाइजेशन इज नॉट देयर, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। अब मुझे बताओ, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो जाइगोट बनेगा? नो। यूनियन ऑफ मेल गमिट और फीमेल गमिट नहीं हुआ, यूनियन ऑफ स्पर्म और ओवम नहीं हुआ, है ना, फ्यूजन नहीं हुआ, तो क्या वहाँ पे जाइगोट बनेगा? जाइगोट नहीं बना तो एम्ब्रियो नहीं बना, एम्ब्रियो नहीं बना तो इम्प्लांटेशन होगा? नो। तो जब इम्प्लांटेशन ही नहीं होने वाला है तो ये एंडोमेट्रियम को थिक बने रहने का कोई मतलब है? एंडोमेट्रियम थिक क्यों बना? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के वजह से उसने अपने सिक्रेशंस तैयार करना चालू किए। क्यों? क्योंकि उसको प्रेगनेंसी के लिए रेडी होना था, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होना था, लेकिन फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, देयर इज नो प्रेगनेंसी, सो एट दैट टाइम ये जो एंडोमेट्रियम है उसको थिक बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट्स टू इनएक्टिव कॉर्पस एल्बिकन्स। ये जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे में कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कॉर्पस एल्बिकन्स। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कॉर्पस एल्बिकन्स। कब हो रहा है? ध्यान में रखो, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो गया कॉर्पस एल्बिकन्स में, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो गया। और कॉर्पस एल्बिकन कैसा है? इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा था, ये इनएक्टिव है, तो ये रिलीज करेगा क्या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को? नो। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन स्टॉप्स। अब मुझे बताओ, इनका सिक्रेशन स्टॉप हो गया तो एंडोमेट्रियम जो थिक ग्रो हुआ था इन दोनों के वजह से, वो क्या हो जाएगा? इट विल डीजनरेट यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंडोमेट्रियम जो थिक ग्रो हुआ था वहाँ के सेल की डेथ हो जाएगी और वो एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाएगा, यानी फिर से थिन बन जाएगा। तो देखो आगे में क्या होगा, इसके वजह से जो एंडोमेट्रियम है ये फिर से नॉर्मल थिन बन गया, नॉर्मल थिन बन गया, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, समझ में आया? नॉर्मल थिन बन गया, क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो गए। क्यों बनना बंद हो गए? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो गया कॉर्पस एल्बिकन्स में। क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत नहीं है, ये जो एंडोमेट्रियम है उसको थिक बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्प्लांटेशन होने नहीं वाला है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ये कन्वर्ट हो गया कॉर्पस एल्बिकन्स में। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन रुक गया, बंद हो गया। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ही नहीं है तो मुझे बताओ ये वॉल थिक ग्रो होगी क्या? नहीं, ये वॉल फिर से टूट जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, यानी फिर से थिन हो गई। जैसे स्टार्टिंग में थी ना वैसे थिन होगी। अब मुझे बताओ, अगेन हमने पहले ही पढ़ा है, एवरी 28 to 30 डेज इट रिपीट्स, यानी फिर से सेम साइकिल होगी। इसके बाद फिर से क्या होगा? फिर से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पूरा 1 महीने तक हो रहा है बेटा। दिस प्रोसेस टेक्स 1 मंथ। ये एक बार हो गया 1 मंथ,
सेकेंड मंथ में फिर से क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल ग्रो होगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, यानी वॉल फिर से और ग्रो होगी, फिर ग्रो होगी प्रोजेस्टेरॉन, फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अगेन डीजनरेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूअसली हैपन एवरी 1 मंथ, एवरी 28 to 30 days। इतना क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, किसी काम का है? नो। एंडोमेट्रियम का वॉल डीजनरेट हो गया, टूट गया, यानी डेड सेल्स है, डीजनरेटेड एंडोमेट्रियम। ठीक है, यहाँ पे डीजनरेटेड, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने लिखा नहीं, डीजनरेटेड एंडोमेट्रियम, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और अलॉन्ग विथ ब्लड। अब मेरे को पता है ये वॉल का ब्रेकडाउन हो रहा है, सो देयर विल बी सम ब्लीडिंग। सो ये जो है, ये तीनों चीजें इट इज रिमूव्ड थ्रू वजाइना। वजाइना जो है वहां से वो बॉडी के बाहर रिमूव कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है, किसी काम का नहीं, अनफर्टिलाइज्ड ओवम। उसके साथ में जो यूटेरस का वॉल ब्रेकडाउन हो गया है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नहीं तैयार हो रहा है कॉर्पस एल्बिकन्स की वजह से, तो वो डीजनरेटेड एंडोमेट्रियम और साथ में ब्लड, दे आर रिमूव थ्रू वजाइना, और दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। यानी जो ब्लीडिंग हो रहा है अनफर्टिलाइज्ड ओवम के साथ और एंडोमेट्रियम की वॉल के जो डेड सेल्स है ब्रेकडाउन होने के बाद उनके साथ, दिस टेक्स प्लेस फॉर अराउंड 5 days। 5 दिन तक ये चलता है एवरी मंथ, है ना, ये प्रोसेस एवरी मंथ रिपीट होगी। एवरी मंथ दिस टेक्स प्लेस फॉर 5 days एंड दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और इसमें कुछ पेन वगैरह भी होता है, दैट women faces some pain during menstruation। Why? Because आपको पता है ऑब्वियसली ब्लीडिंग इज देयर, वॉल डीजनरेट हो रहा है, सो वहाँ पे थोड़े बहुत पेन भी होता है। एंड दिस टेक्स प्लेस फॉर 5 days। कब तक होगा? हर महीने होगा, हर महीने होगा। कब तक? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये प्रोसेस रुक जाएगी ना। अब मुझे बताओ, नो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ही ये कन्वर्ट हुआ, है ना, तो ही ल्यूटियम से अल्बिकन्स बना और ये फिर से ब्रेक डाउन हो गई वॉल। लेकिन अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब इसका अपोजिट, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये पूरी प्रोसेस होंगी ही नहीं, ये पूरी प्रोसेस नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब इम्प्लांटेशन होने वाला है। कब? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब अगर प्रेगनेंसी वहां पर है, तो आगे की स्टेप होगी क्या? नो फर्टिलाइजेशन वाली नहीं, यानी ये कॉर्पस अल्बिकन्स बनेगा नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है, कॉर्पस अल्बिकन्स नहीं बनेगा, ये आगे की प्रोसेस नहीं होगी, कॉर्पस अल्बिकन्स नहीं बनेगा, तो इसका सिक्रेशन भी रुकेगा नहीं, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा और इसके जगह पे ये वॉल थिक ही बनी रहेगी, यानी इम्प्लांटेशन के लिए, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए वो रेडी होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कब? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, ठीक है। सो जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी प्रेगनेंसी होता है, तो ये प्रोसेस 9 months के लिए रुक जाएगी बेटा। वाई? बिकॉज वहाँ पे बेबी डेवलप हो रहा है 9 months के लिए, एंड देयर आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग तक भी ये प्रोसेस रुकी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही वो खत्म हो गया पूरा फेज, तो फिर से ये साइकिल चालू हो जाएगी, ठीक है, फिर से ये साइकिल चालू हो जाएंगी। इतना क्लियर हो रहा है? यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैंने क्या बताया? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब वो वुमेन अभी प्रेग्नेंट है, फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब दैट वुमेन इज प्रेग्नेंट, फीमेल गमेट और मेल गमेट का फ्यूजन हुआ है, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ये पूरी प्रोसेस होगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि ये प्रोसेस कब होती है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये पूरी प्रोसेस होगी नहीं, कॉर्पस अल्बिकन्स बनेगा ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा, ये बनेगा नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहेगा और वॉल थिक ही बना हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि वॉल कब ब्रेक डाउन होता है? जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप हो जाता है, लेकिन वो स्टॉप होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये प्रोसेस नहीं होगी और वॉल थिक बना रहेगा। कब तक? जब तक कि बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती, है ना। ये एंडोमेट्रियम को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना हुआ रहना पड़ेगा, उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत रहेगी। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ दैट बेबी, कुछ मंथ्स के बाद में फिर से ये साइकिल चालू हो जाती है बेटा। हर मंथ रेगुलरली फॉर 28 to 30 days ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, सो आई होप
आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है एंड ऑल। समझ में आया? ये हर मंथ हो रहा है, ये हर मंथ हो रहा है, इतना पूरा हर मंथ हो रहा है, हर मंथ हो रहा है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन होगा, फिर से अगले मंथ सेम चालू होगा, ठीक है। फिर से ये ब्रेक डाउन होने के बाद में फिर से अगले मंथ सेम चालू होगा। कब तक चालू रहेगा? जब तक फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, ठीक है। यानी जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी वो विमेन अभी प्रेग्नेंट है, तो ये साइकिल टेम्पररीली स्टॉप हो जाएंगी। क्यों स्टॉप हो जाएंगी? क्योंकि ये प्रोसेस नहीं हुई, ल्यूटियम से अल्बिकन्स नहीं बना। क्योंकि कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, दैट विमेन इज प्रेग्नेंट, सो ये आगे का स्टेप, इतना स्टेप होगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। तो बताओ मुझे, इसका सिक्रीशन बंद हुआ क्या प्रोजेस्टेरोन का? नहीं। तो 9 महीने तक वो कंटिन्यूसली ये जो एंडोमेट्रियम है वो अपनी थिकनेस को मेंटेन करके रखेगा, ताकि वो प्रॉपरली वो जो बेबी वहाँ पे ग्रो हो रहा है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। आई होप ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा सबको। थोड़ा सा टफ है बेटा, लेकिन बहुत ईजी शब्दों में आपको समझा दिया है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आती है तो इमीडिएटली लेक्चर होने के बाद में क्लास फिर से 1 बार 2 बार देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कहीं किसी को दिक्कत है सो आप कॉल करके पूछ सकते हो या कमेंट करके अपना डाउट बता सकते हो। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। एक बार फिर से, अभी कोई लोगों का ऐसा रहेगा कि मैम एक बार फिर से बताओ, एक बार फिर से बताओ, तो आप लोग क्या कीजिए, फिर से एक बार वीडियो देख लो, क्योंकि मैं फिर से वही चीज़ बोलने वाली हूँ बेटा। तो आप एक बार और वीडियो चला के देख लो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड इसीलिए बोल रही थी कि याद कर लेना है। आज के आज नोट्स बनाओ, डायग्राम के साथ में नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो और होमवर्क सेंड करो, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। ये आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और यू कैन कमेंट एंड ऑल्सो कॉल टू क्लियर योर डाउट्स। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बेटा, सब लोग फिर से एक बार अपना अटेंडेंस लगा देंगे। Now we will move to our next topic, and that next topic is use of modern technology in reproduction, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है बेटा, जिससे हमारे को बाकी सिस्टम्स के डिजीजेज हो सकते हैं, बाकी ऑर्गन में कुछ डिजीजेज या कमियां हो सकती है। वैसे ही दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन ऑल्सो हैव सम डिफेक्ट्स, है ना। कुछ वुमेन ऐसी होती है जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली नहीं होता है, या वो प्रॉपर oocyte प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, यानी ओवम प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। अगर ओवम भी प्रॉपर प्रोड्यूस हो जाए तो हो सकता है ओविडक्ट में कुछ ब्लॉक हो, या ओविडक्ट एबनॉर्मल हो, या यूटेरस में उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा हो, एम्ब्रियो का प्रॉपर इम्प्लांटेशन यूटेरस में होता है ना, वो नहीं हो पा रहा हो, या बहुत सी अलग अलग प्रॉब्लम्स वहाँ पे वो विमेन फेस कर सकती है। सेम गोज फॉर मेन। मेन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हो, या जो सीमेन है वो स्पर्म लेस हो, उसमें स्पर्म ना हो, या स्पर्म का काउंट बहुत कम हो। स्पर्म का काउंट बहुत कम हो सकता है, या हो सकता है कि वो जो स्पर्म है वो बहुत स्लो मूव कर रहा है, ठीक है, स्लो मूव कर रहा है, या फिर वो स्पर्म कुछ एनोमलीज यानी कुछ डिफेक्ट के साथ में डिफेक्टिव हो सकता है, वो नॉर्मल स्पर्म नहीं हो सकता है ना। और ऐसी अगर कंडीशन वहाँ पे रहती है, चाहे विमेन में हो चाहे मेन में हो, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा बेटा, एंड दैट कपल विल बी चाइल्डलेस, दे विल बी अनेबल टू हैव अ चाइल्ड। कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से, इसमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है तो दैट कपल विल बी अनेबल टू हैव चाइल्ड, है ना, वो चाइल्ड नहीं हो पाएगा उनको, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स उनमें हैं। सो हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी ऐसे चाइल्डलेस कपल को वी कैन गिव देम चाइल्ड, ठीक है, दे कैन हैव अ चाइल्ड ड्यू टू हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजीज। वही टेक्नोलॉजीज बेटा अभी हमको यहाँ पे पढ़नी है ना। स्पर्म भी प्रॉपर होना ज़रूरी है, वाई, बिकॉज वी हैव सीन कि जो स्पर्म है उसको अगर ओवम तक, oocyte तक पहुँचना है, ओविडक्ट तक पहुँचना है, तो उसको 6.5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, और आउट ऑफ सम मिलियन ऑफ स्पर्म्स ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेज, यानी जो सबसे हेल्दी अच्छा स्पर्म होगा वही फर्टिलाइज कर पाएगा ओवम को। सो इसके लिए दोनों मेल और फीमेल में सब नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक में भी कोई डिफेक्ट आ जाता है, जो हमने डिस्कस किए वो डिफेक्ट्स, या और भी कोई, तो वहाँ पे दे कैन नॉट हैव अ चाइल्ड। तो ऐसे कपल को फिर अगर चाइल्ड चाहिए तो दे कैन यूज सम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज।
और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ही हमको देखनी है। जैसे प्रॉब्लम अलग अलग है तो उसके सॉल्यूशन भी अलग अलग होंगे, तो उसके हिसाब से हमको देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो सबसे पहले बेटा इन विट्रो का मतलब समझ लो। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर। हमको पता है ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऐसे टेक्निक है जिसमें हम फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर में, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में करते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं? टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं। अब क्यों हमको फर्टिलाइजेशन बाहर करना पड़ रहा है वो सबसे पहले समझेंगे। एक तो ऑब्स्टेकल्स इन ओविडक्ट वहाँ हो सकता है ना, इस तरीके से होता है, ओवरीज है, अभी मैं ऐसे शॉर्ट में बना रही हूँ, और इस तरीके से कुछ होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी यहाँ से ओवम आएगा और यहाँ से स्पर्म आएगा, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर इसमें ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल मतलब यहाँ पे कोई ब्लॉकेज वगैरह है, ब्लॉकेज है या कुछ भी प्रॉब्लम है, ओविडक्ट नॉर्मल नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो पाएगा क्या? वो विमेन में फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या? नो, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ओविडक्ट नॉर्मल है, ओविडक्ट नॉर्मल नहीं है, ओविडक्ट का शायद ब्लॉकेज हो गया है या ब्लॉक है या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में ही होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है और यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन ओविडक्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। या दूसरा ऐसा हो सकता है कि लेस स्पर्म काउंट, वो मेन में स्पर्म बहुत कम हो तो स्पर्म ओविडक्ट तक पहुँच ही नहीं पाया। स्पर्म ओविडक्ट तक पहुँचेंगे नहीं तो अगेन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जब वो कपल को इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तब वो कौन सी टेक्नोलॉजी का मदद ले सकते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब हम क्या करेंगे, ये विमेन के ओविडक्ट से ये विमेन के ओवरी से हम क्या करेंगे, oocyte एग सेल को कलेक्ट करेंगे, और वो जो मेल है यानी दैट विमेन्स हस्बैंड, उसके हस्बैंड से हम स्पर्म कलेक्ट करते हैं। विमेन से oocyte लिया, हस्बैंड से मेल से स्पर्म लिया, और उसका फर्टिलाइजेशन हमने किया टेस्ट ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे किया? टेस्ट ट्यूब में। यानी ऐसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था ना, इसीलिए हमने क्या किया, क्यों फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था? ओविडक्ट में प्रॉब्लम थी या स्पर्म काउंट कम था, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो हमने वो विमेन से क्या लिया, oocyte लिया, और मेल से हमने स्पर्म लिया, उसका फर्टिलाइजेशन हमने टेस्ट ट्यूब में किया, यानी दोनों का फ्यूजन कराया टेस्ट ट्यूब में। और फिर फ्यूजन कराने के बाद वहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ये सब कहाँ पे हो रहा है? टेस्ट ट्यूब में, मतलब लैब में, लेबोरेटरी में ये सारी चीज़ें होती है। और फिर उस एम्ब्रियो को हम इम्प्लांट कर देंगे यूटेरस में। किसके यूटेरस में? सेम वुमेन के, सेम वुमेन के, वो कपल में जो विमेन है, जो मदर रहेगी, उसके सेम उसके यूटेरस में वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देंगे। क्योंकि यूटेरस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उसकी, यूटेरस में नॉर्मल बेबी की ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ओविडक्ट में दिक्कत थी, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन लैब में टेस्ट ट्यूब में करा दिया, और जब एम्ब्रियो तैयार हुआ, सूटेबल एम्ब्रियो जब ग्रो हो गया, तो सही समय आने पे हमने वापस से उसके बॉडी में, यानी उसके यूटेरस में उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करा दिया। बेटा यही टेक्नोलॉजी को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और टेस्ट ट्यूब बेबी भी उसको कह सकते हैं आप, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि कौन सी कंडीशन में आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, है ना। जैसे कि अगर ये वाली प्रॉब्लम्स है तो आप IVF यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इम्प्लांटेशन फिर हम उसके बॉडी में कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्लांटेशन में यूटेरस में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट है सरोगेसी का। सरोगेसी में क्या होता है, जब प्रॉब्लम कहाँ पे हो, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो, यानी अभी ओविडक्ट वगैरह सब नॉर्मल है, ओविडक्ट वगैरह सब नॉर्मल है, लेकिन उसका जो यूटेरस है, ये यूटेरस है ना, यूटेरस जहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा वो नॉर्मल नहीं है, यानी यूटेरस जो है वो डेवलपिंग बेबी को नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे सकता, या डेवलपिंग बेबी वहाँ पे प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका यूटेरस में कुछ तो भी प्रॉब्लम्स है।
यानी इम्प्लांटेशन वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो वो बेबी डेवलप नहीं होगा, प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होगा, है ना, बेबी वहाँ डेवलप हो नहीं पाएगा। फर्टिलाइजेशन भले ही हो जाता है बट इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो oocyte एंड स्पर्म आर कलेक्टेड फ्रॉम वुमेन हैविंग प्रॉब्लम। विमेन में कौन सी प्रॉब्लम है, यूटेरस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसे वुमेन से हमने क्या ले लिया, oocyte, और उसके हस्बैंड से हमने ले लिया स्पर्म। ठीक है, सेम अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है, अभी तक ऐसा ही हो रहा है, आईवीएफ जैसा, oocyte ले लिया, स्पर्म ले लिया और क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया टेस्ट ट्यूब में, पूरा सेम है यहाँ तक। लेकिन आईवीएफ में हम क्या कर रहे थे, वो सेम वुमेन के यूटेरस में इम्प्लांट कर रहे थे क्योंकि उसके यूटेरस में कोई भी दिक्कत नहीं थी, वो हो रहा था आईवीएफ में। लेकिन सरोगेसी में वो विमेन के यूटेरस में दिक्कत है, यानी यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो एम्ब्रियो तैयार होगा वो हम सम अदर विमेन, यानी किसी दूसरी विमेन जिसका यूटेरस नॉर्मल है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकता है, हम ऐसी एक दूसरी विमेन के यूटेरस में उसको इम्प्लांट कराएंगे और ऐसी विमेन को कहा जाता है सरोगेट मदर। ऐसे विमेन को कहते हैं सरोगेट मदर और पूरे प्रोसेस को, टेक्निक को कहेंगे सरोगेसी। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, फर्टिलाइजेशन में दिक्कत थी, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में किया और सेम विमेन, सेम मदर, जो मदर थी सेम विमेन थी वो कपल में की, उसके यूटेरस में इम्प्लांटेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने उसी विमेन के यूटेरस में इम्प्लांट करवाया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत किस में थी, इम्प्लांटेशन में, तो वो सेम वुमेन के यूटेरस में इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, मदर से, वो जो सेम मदर है, सेम कपल में की जो विमेन है जिसमें प्रॉब्लम है, उससे oocyte लेंगे, उसके हस्बैंड से स्पर्म लेंगे, आईवीएफ जैसे बाहर फर्टिलाइजेशन कराएंगे। लेकिन अभी वो प्रॉब्लम वाले विमेन के यूटेरस में हम इम्प्लांट नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे मदर या दूसरे विमेन जिसका यूटेरस नॉर्मल है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकता है, उसके बॉडी में वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करेंगे। यानी अब मुझे बताओ, सिर्फ वो जो दूसरी सरोगेट, उसको वो दूसरी विमेन को कहते हैं सरोगेट मदर, वो क्या कर रही है, वो सिर्फ उस बेबी को 9 महीने कैरी कर रही है अपने यूटेरस में। लेकिन एक्चुअली उसकी मदर और फादर कौन रहेंगे, ये कपल ही उसका मदर और फादर रहेगा, क्योंकि हमने उसमें से ही oocyte और स्पर्म लिया है। सिर्फ ये मदर क्या कर रही है, सिर्फ उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। ओके बेटा, द सरोगेट मदर इज ओनली प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन, बट उसके बायोलॉजिकल फादर, वो जो चिल्ड्रन होगा उसके बायोलॉजिकल फादर और मदर कौन रहेंगे, वो कपल ही रहेगा, क्योंकि हमने उन्हीं के बॉडी से oocyte और स्पर्म लिया था। इसके बॉडी से oocyte स्पर्म लिया क्या, नहीं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे नहीं आएंगी, वो तो सिर्फ यूटेरस, उसका सिर्फ यूटेरस हम यूज़ कर रहे हैं इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, और ये सरोगेट मदर, यहाँ पे आइडेंटिटी वगैरह उतनी रिवील नहीं की जाती है बेटा कि कौन सरोगेट मदर एंड ऑल। तो समझ में आ गया, फर्टिलाइजेशन में दिक्कत है तो आईवीएफ यूज़ करो, सरोगेसी कब यूज़ करेंगे, जब इम्प्लांटेशन में दिक्कत है। एक दूसरी विमेन वहाँ पे लगेगी सरोगेट मदर, जिसके बॉडी में हम फर्टिलाइज किया हुआ एम्ब्रियो इम्प्लांट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज योर स्पर्म बैंक, नेक्स्ट इज स्पर्म बैंक। नाउ व्हाट हैपेंस, एक और प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि प्रॉब्लम इज स्पर्म प्रोडक्शन। वो जो कपल में जो मेल है, वो जो कपल में जो मेल है वो स्पर्म प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, देयर इज प्रॉब्लम इन स्पर्म प्रोडक्शन। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, जो हेल्दी मेल होते हैं, हेल्दी मेल, उनका प्रॉपर बॉडी का चेकअप होता है और वो स्पर्म्स को डोनेट करते हैं, और वो स्पर्म को, वो सेमेन को जो डोनेट किया हुआ है उसको स्पर्म बैंक में स्टोर करके रख दिया जाता है। ठीक है, जैसे सिमिलर ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड डोनेट करते हैं लोग, पहले उसका टेस्ट होता है, ब्लड डोनेट करते हैं और वो ब्लड को ब्लड बैंक में रख दिया जाता है, जब ज़रूरत हो किसी को तो वहाँ से हम ब्लड यूज़ कर सकते हैं। सेम वैसा ही कंसेप्ट है। कब यूज़ करेंगे, वो मेल स्पर्म नहीं बना पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है स्पर्म का प्रॉपरली, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा। ओके, देयर विल बी नो चाइल्ड। सो ऐसे कंडीशन, ऐसा नीडफुल कपल अगर है, तब हम क्या करते हैं, विमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम मेल में है, तो oocyte लेंगे उस विमेन से। नीडफुल कपल मतलब ऐसा कपल जिसमें स्पर्म के प्रोडक्शन की दिक्कत है, उसके oocyte, वो वुमेन के oocyte को फर्टिलाइज करेंगे। आईवीएफ सेम टेक्निक है ना, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करेंगे यूजिंग सेमेन फ्रॉम स्पर्म बैंक, यानी स्पर्म बैंक में जो
अलग अलग मेल ने, कोई भी मेल वो हो सकता है, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है कि स्पर्म हमने किसका लिया, स्पर्म किसका लिया, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर दी जाती है। वाई? बिकॉज अभी इस केस में देखो ये कपल का स्पर्म है क्या? वो नहीं, कपल तो स्पर्म तो किसी थर्ड पर्सन का ही है, यानी ये जो कपल में से जो फादर रहेगा, ये जो कपल है जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन का दिक्कत है, वो जो मेल रहेगा वो एक्चुअल फादर होगा क्या? नो, वो बायोलॉजिकल फादर नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका स्पर्म ही नहीं लिया है। स्पर्म हमने किसी थर्ड मेल का लिया है, जिसने डोनेट किया था, स्पर्म बैंक में उसका स्पर्म था, वहां से हमने उसका सीमेन लिया और oocyte लिया वो कपल का, उसको IVF से फर्टिलाइज किया और एम्ब्रियो सेम वुमेन में इम्प्लांट किया, क्योंकि विमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो जो एम्ब्रियो है वो सेम वुमेन में इम्प्लांट किया, क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम मेल में थी, वो स्पर्म नहीं बना पा रहा था। तो इस तरीके से हम स्पर्म बैंक से ले सकते हैं। नेम ऑफ द सेमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ। सीक्रेट रखा जाता है, वाई? बिकॉज देखो ये कंडीशन में भी जो एक्चुअल मदर फादर थे वही पेरेंट्स रहेंगे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स। यहाँ पे भी सेम रहेंगे, क्योंकि स्पर्म और oocyte हमने कपल का ही लिया है, सिर्फ यूटेरस दूसरे का, यानी वहाँ पे जेनेटिक कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, यानी सेम ही रहेंगे, मदर फादर बायोलॉजिकल फादर वो ही रहेंगे। लेकिन इस कंडीशन में देखो बायोलॉजिकल मदर तो वही है, लेकिन बायोलॉजिकल फादर कौन हो जाएगा? जिसका हमने स्पर्म लिया था स्पर्म बैंक में, यानी जो कपल में से जो हस्बैंड है, इस विमेन का जो हस्बैंड है वो बायोलॉजिकल फादर रह जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने उसका स्पर्म नहीं लिया था, उसके स्पर्म में प्रॉब्लम थी, हमने स्पर्म तो किसी दूसरे मैन का लिया था, तो वो बायोलॉजिकल फादर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बाद में इश्यूज आ सकते हैं ना, इश्यूज आ सकते हैं, वहाँ पे कोई भी इश्यूज इन द सेंस वहाँ पे कोई भी दिक्कत आ सकती है, दैट पर्सन कैन ऑल्सो से दैट कि वो उसका चाइल्ड नहीं है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बाद में हो सकते हैं। इसीलिए जिसका भी स्पर्म लिया जाता है इस स्पर्म बैंक से, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है लॉ के हिसाब से। तो ये 3 टेक्निक्स है, इसके मदद से जो चाइल्डलेस कपल्स है दे कैन ऑल्सो हैव चाइल्ड। समझ में आ गया? हर प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे उनकी और उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सरोगेसी का जब इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो IVF, और जब स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत है तब स्पर्म बैंक से स्पर्म लेंगे। तीनों केसेस में फर्टिलाइजेशन बाहर ही किया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब में किया जा रहा है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। यहाँ पे सेम विमेन में इम्प्लांट करेंगे, दूसरे विमेन में इम्प्लांट करेंगे, सेम विमेन में इम्प्लांट करेंगे, लेकिन स्पर्म दूसरे आदमी का है। ओके, सो दिस वाज द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्विंस। ट्विंस कैसे फॉर्म होता है वो हम देखेंगे बेटा। ओके, सो ये भी आपको नोट्स बना लेना। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बोल देगा वो, अ कपल इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, वो बोल देगा कि मेल में स्पर्म प्रोडक्शन भी नॉर्मल है, फीमेल में भी ओवम प्रोड्यूस नॉर्मल हो रहा है, लेकिन ओविडक्ट में कुछ तो भी प्रॉब्लम है। और बोल क्या रहा है? ओविडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लांटेशन यानी यूटेरस में प्रॉब्लम है। सो दैट कपल इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड? तो अभी मुझे बताओ, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है तो कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? इन सब में से बेस्ट कौन सी रहेगी? सरोगेसी, है ना। इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है तो सरोगेट मदर के बॉडी में इम्प्लांट कर रहे हैं एम्ब्रियो को। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे बन सकते हैं, तो कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है कि कब कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। Now we will see the next topic, that is twins. How twins are formed? Twins कैसे फॉर्म हो रहे हैं? Twins मतलब जो जुड़वा बेबीज होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, वो कैसे हो रहे हैं वो हमको देखना है। So what are twins? सबसे पहले डेफिनेशन, 2 embryos develop simultaneously, यानी दो एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे 2 एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं सेम यूटेरस में, यानी एक ही विमेन के यूटेरस में 2 एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं एक ही टाइम पे, यानी 2 ऑफस्प्रिंग वहाँ पे डिलीवर होंगे एक ही टाइम पे। ओके, उन्हीं को कहते हैं हम ट्विंस, है ना। जुड़वा बच्चे क्या हो रहे हैं? एक ही यूटेरस में 2 एम्ब्रियो डेवलप होंगे और 2 एम्ब्रियो से 2 ऑफस्प्रिंग डिलीवर होंगे बर्थ के टाइम पे, सेम टाइम पे। सो दे विल बी नोन एज ट्विंस। अब ये जो ट्विंस है ये 2 तरीके के हो सकते हैं बेटा। ट्विंस कैन बी मोनोजाइगोटिक एंड ट्विंस कैन बी डाइजाइगोटिक। इट कैन बी डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक। अब समझ में आ रहा है? मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2।
मोनो क्या, मोनोजाइगोटिक यानी एक जाइगोट बना, और डाइजाइगोटिक में 2 जाइगोट बने। अब एक्चुअली में होता कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखो सिंगल एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। सिंगल एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है मतलब सबसे पहले मेल गमीट फीमेल गमीट प्लस फीमेल गमीट, यानी क्या ये प्रोसेस क्या होगी, मेल गमीट और फीमेल गमीट के फ्यूजन की, फर्टिलाइजेशन हुआ, एक ही जाइगोट बना। एक ही जाइगोट बनेगा, क्या बना, एक जाइगोट है ना, मोनोजाइगोटिक इनिशियली एक ही जाइगोट बना, वन मेल गमीट और 1 फीमेल गमीट, यानी 1 ओवम को एक स्पर्म में, ओवम और स्पर्म ही लिखते हैं, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। 1 स्पर्म ने फर्टिलाइज किया 1 ओवम को या 1 oocyte को, एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, एक जाइगोट वहां पे तैयार होगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद। अब ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट का डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, है ना। इफ दिस एम्ब्रियो डिवाइड्स विद इन 8 डेज ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, विद इन 8 डेज ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्म होने के बाद अगर 8 दिन में 8 दिन के अंदर ये 2 इसमें ब्रेक हो गया, यानी 2 इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ये, ठीक है, विद इन 8 डेज ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन द एम्ब्रियो डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये जो एम्ब्रियो जाइगोट से फिर क्या बनेगा, इधर लिख देती हूँ, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और जब जाइगोट बना उसके 8 दिन के अंदर ये एम्ब्रियो क्या हो गया, एक एम्ब्रियो डिवाइड होकर 2 एम्ब्रियो बन गया। ये एम्ब्रियो में ब्रेक हो गया, ये एम्ब्रियो 2 एम्ब्रियो बना लिए, इसने 2 एम्ब्रियो बना लिए। ऐसे ट्विंस को हम कहेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब ये 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ, 2 ग्रुप में डिवाइड होकर 2 सेपरेट एम्ब्रियो उसने बनाया। सच ट्विंस आर एग्जैक्टली सिमिलर। ये एग्जैक्टली सिमिलर क्यों रहेंगे बताओ, क्यों रहेंगे बताओ, क्यों रहेंगे एग्जैक्टली सिमिलर? व्हाई? बिकॉज एक ही स्पर्म और एक ही ओवम से बन रहे हैं ना, एक ही स्पर्म से और एक ही ओवम से बन रहे हैं, मतलब ये तो 22 प्लस एक्स, ये कुछ भी हो सकता है, 22 प्लस एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, यानी एक ही ओवम और एक ही स्पर्म से बन रहे हैं, मतलब इनका जेंडर भी सेम रहेगा। अगर एक्स वाला स्पर्म था तो दोनों भी फीमेल रहेगी, और अगर वाई वाला स्पर्म था तो दोनों भी बॉय रहेंगे, है ना, यानी उनका जेंडर भी सेम होता है और दिखने में भी एग्जैक्टली सेम होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ही जाइगोट से बन रहे हैं, एक ही जाइगोट से बन रहे हैं, एक ही स्पर्म रिलीज हुआ, एक ही ओवम रिलीज हुआ, उसको एक ही स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, एक जाइगोट बना। अब ये जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बना। अब 8 दिन के अंदर किसी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी वजह से अगर ये एम्ब्रियो 2 हिस्से में ब्रेक हो गया, 2 ग्रुप में ब्रेक हो गया, तो ये 2 ग्रुप भी क्या होंगे, 2 ग्रुप से 2 एम्ब्रियो बनेंगे, और एक ही यूटेरस में ये दोनों एम्ब्रियो खुद को इम्प्लांट करेंगे, यानी वहाँ पे 2 बेबीज डेवलप हो रहे हैं, लेकिन दोनों बेबीज एक ही स्पर्म और एक ही ओवम से बने हैं। जाइगोट वहाँ पे ब्रेक हो गया था, तो अभी बताओ एक ही स्पर्म और एक ही ओवम है, तो उनका जेंडर तो उनका सेम ही रहेगा, एक तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, और देखने में भी एग्जैक्टली सेम होंगे। उनको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक, क्योंकि एक ही जाइगोट से एक ही स्पर्म और ओवम से वो फॉर्म हो रहे हैं बेटा, तो वो एग्जैक्टली सेम होंगे देखने में। अब उसमें गड़बड़ ऐसी हो सकती है कि 8 दिन के बाद अगर वो सेपरेट हुए, 8 दिन के बाद सेपरेट हुए, यानी उनका कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हो गया था, उसके बाद में वो अगर टूटते हैं, सेपरेट होते हैं 2 ग्रुप में, तो वो प्रॉपरली ब्रेक नहीं हो पाते हैं, और ऐसे कंडीशन में कंजॉइंड या सियामीज ट्विंस फॉर्म होते हैं। कंजॉइंड या सियामीज ट्विंस उनको कहते हैं, मतलब ये जो 2 ट्विंस है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक कोई भी ऑर्गन वो शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह में देखा ही होगा, किसी को 2 बेबीज होते हैं, जुड़े होते हैं बॉडी आपस में, उनका हार्ट एक ही होता है, किसी की लंग्स एक ही रहेंगी, किसी का ब्रेन जुड़ा हुआ होता है ना। ऐसे कब होंगे, ऐसे कब फॉर्म होंगे, अगर जाइगोट 8 दिन के बाद में सेपरेट हुआ, तो वहाँ पे भी ट्विंस फॉर्म होंगे, बट वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, कोई ऑर्गन्स वो सेम ही शेयर कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं कंजॉइंड या सियामीज ट्विंस, ठीक है। और 8 दिन के पहले सेपरेट हो गया तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, कंप्लीटली नॉर्मल होते हैं, दिखने में सेम होते हैं, और दोनों का जेंडर सेम होता है बेटा, ओके। अब इसके विपरीत डाइजाइगोटिक ट्विंस, यानी कभी कभी किसी वजह से 2 oocyte रिलीज हो गए, यानी फर्स्ट
ओवम या oocyte, ठीक है, और सेकेंड ओवम, 2 ओवम रिलीज हुए, 2 ओवम, और ये 2 ओवम रिलीज हुए ओवरी से और 2 डिफरेंट स्पर्म ने उनको फर्टिलाइज किया, यानी फर्स्ट स्पर्म एक स्पर्म और सेकेंड स्पर्म यानी दूसरे स्पर्म, 2 अलग अलग ओवम 2 अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज हुआ, यानी इससे एक जाइगोट बनेगा, इससे दूसरा जाइगोट बनेगा, यानी 2 अलग अलग एम्ब्रियो और 2 अलग अलग ऑफस्प्रिंग यहाँ पे तैयार होंगे, दोनों इम्प्लांट होंगे, दोनों इम्प्लांट होंगे कहाँ पे, यूटेरस में, लेकिन फर्क बस इतना है कि दोनों भी 2 अलग अलग ओवम से बने हैं और 2 अलग अलग स्पर्म से बने हैं। तो अगर ये वाला स्पर्म एक्स वाला था तो ये गर्ल होगी, अगर ये वाई वाला था तो ये बॉय होगा, हो सकता है दोनों एक्स वाले हो तो दोनों गर्ल, दोनों वाई वाले हो तो दोनों बॉय, या एक गर्ल या एक बॉय भी वो हो सकता है, और दिखने में भी वो सिमिलर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पर्म और अलग अलग ओवम से बने हैं, ठीक है। ऐसे ट्विंस को कहा जाता है डायजाइगोटिक ट्विंस, 2 जाइगोट बने ना, 2 अलग अलग जाइगोट बने लेकिन सेम टाइम पे हो रहा है, ऐसा समझ लो जैसे एक नॉर्मल बेबी फॉर्म होता है वैसे ही दोनों भी अलग अलग सेपरेटली हो रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि दोनों ओवम एक ही टाइम पे रिलीज हो गए थे, तो 2 स्पर्म ने उनको फर्टिलाइज किया, 2 अलग अलग जाइगोट बने, 2 अलग अलग एम्ब्रियो बने। अब दोनों लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, या एक लड़की एक लड़का भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 स्पर्म अलग अलग है। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्पर्म एक्स वाला है, कौन सा वाई वाला है उस पर। सो देयर जेंडर मे और मे नॉट बी सेम। ऐसे ट्विंस को कहते हैं डायजाइगोटिक ट्विंस, और ये हो गया हमारा मोनोजाइगोटिक ट्विंस। सबको क्लियर हो गया? एक जाइगोट 8 दिन के अंदर 2 एम्ब्रियो में ब्रेक हो गया, दोनों एम्ब्रियो एक ही ओवम और एक ही स्पर्म से बने हैं, तो जेंडर भी सेम, दिखने में भी सेम। यहाँ पे 2 ओवम रिलीज हुए, 2 स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, 2 अलग अलग जाइगोट बने, 2 अलग अलग एम्ब्रियो बने, ठीक है। दोनों का जेंडर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपके क्लास में 2 ट्विंस है और दोनों ट्विंस कैसी है, दोनों लड़कियां हैं और दोनों दिखने में भी एक जैसी एकदम सिमिलर है, और दोनों भी फीमेल है, दोनों भी गर्ल है, यानी उनका जेंडर भी सेम है और अपीयरेंस भी सेम है। सो टेल वेदर दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डायजाइगोटिक ट्विंस, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। वो आपको चेक करता है कि आपका कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं। डायरेक्ट नहीं पूछ देगा हो कि बताओ ट्विंस क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक डायजाइगोटिक क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड, जो नॉलेज आपने गेन किया है उसको आप यूज़ कर पाते हो कि वो भी वो चेक करता है। तो आपका आंसर क्या होगा बताओ कमेंट करके, क्या आंसर होगा? 2 लड़कियां हैं आपके क्लास में, दोनों एक जैसी दिखती है और दोनों का जेंडर भी सेम है, तो वो मोनोजाइगोटिक ट्विन हो सकता है या डायजाइगोटिक? दे विल बी, दे कैन बी, देयर आर चांसेस दे कैन बी मोनोजाइगोटिक ट्विंस, है ना। क्यों? क्योंकि हमने देखा है वहाँ पे जेंडर और अपीयरेंस भी सेम होता है, क्योंकि एक ही जाइगोट से बन रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन वो आपको पूछ सकता है, वो भी आपको सॉल्व करते बनने चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया तो यू कैन इजीली सॉल्व दोस क्वेश्चंस, एज वेल एज आपको डेफिनेशन वगैरह तो सब वो भी अच्छे से नोट्स बना के याद कर लेनी है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट भी आ सकते हैं बेटा। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया हमारे 3rd चैप्टर का। आखिरी में आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जैसे हमको हमारे बॉडी की ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करके रखनी है, हर एक सिस्टम को हेल्दी बनाए रखना है, वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हमको हेल्दी बनाए रखना है। हमको हाइजीन मेंटेन करनी ज़रूरी है, देयर इज़ नीड टू मेंटेन हाइजीन इन द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड एज वेल एज इन मेल। रिप्रोडक्टिव हाइजीन हमको मेंटेन करनी है। वाई? बिकॉज कुछ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी होते हैं, कुछ सेक्शुअल डिजीज भी होते हैं, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होते हैं और किसी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, प्लस देयर कैन बी सम इन्फेक्शंस एज वेल। सो इन सब से बचने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। तो एक बार वो रीड ले लेंगे, एंड इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड आवर होल चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया बेटा, अच्छे से नोट्स बना लो। पूरे हमने चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, वो भी आपको लिख लेना है। अभी आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे, इसके में जो एक्सरसाइज दिया है वो सॉल्व करेंगे, पूरे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज अलग, नोट्स अलग, ध्यान रखो पूरा, क्योंकि एक्सरसाइज में हो सकता है हर टॉपिक कवर ना हो, लेकिन एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सो नोट्स बनाओ, फोटो सेंड करो और पूरा चैप्टर आप प्रिपेयर कर लो बेटा। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।
किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो बेटा फ़ोन करके वगैरह, एंड नोट्स तैयार करके पूरा चैप्टर अभी आपको प्रिपेयर कर लेना है विद इन 1-2 डेज अच्छे से, ठीक है। आई होप पूरा आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व कर लो एंड वी विल एंड अवर लेक्चर ओवर हियर। थैंक यू।